In this lecture, we will study about culture medium. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. A culture medium is a solid or liquid preparation used to grow, transport, and store microorganisms. To be effective, the medium must contain all the nutrients the microorganisms require for ग्रोथ। सो बेसिकली होता क्या है कि जब माइक्रोब ने वाइल्ड में ग्रो करना है तो उसको किसी कल्चर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसको जैसा नेचर प्रोवाइड करता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर वो ग्रो कर सकता है। अगर वो सॉइल का माइक्रोब है तो वो सॉइल में ग्रो हो जाता है। अगर वो ब्लड का माइक्रोब है तो किसी माइक्रोब एनिमल के अंदर, ब्लड के अंदर ग्रो होएगा। किसी टिश्यू में ग्रो होना है तो टिश्यू में ग्रो होएगा। तो उसको जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उसका नेचर उसको सजेस्ट करेगा, वहाँ पर वो अपने आसपास सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रो हो सकता है। पर लैब के अंदर जब हमने काम करना है, व्हेन वी हैव टू स्टडी द माइक्रोब्स इन लैब, व्हाट वी नीड अ न्यूट्रिशनल मीडियम जिसको हम रेप्लिकेट कर सकें, हर बार सेम बना सकें और कॉस्ट इफेक्टिव हो और आसानी से मिलने वाला। तो ऐसी जो कोई चीज़ हो जिसके अंदर माइक्रोब आसानी से ग्रो हो सके, उसकी हमें ज़रूरत आन पड़ती है जब हम एक किसी माइक्रोब की स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें फिर जो न्यूट्रिशनल मीडियम है या कल्चर मीडियम है उसको अपनी लैब में बनाना पड़ता है। और ऑन द बेसिस, डिफरेंट बेसिस, the culture medium can be classified. There are two ways to classify the culture medium: on the basis of chemical composition and second on the basis of purpose or use. तो first one is on the basis of chemical composition, कि वो बना हुआ कैसा है। It can be classified into two: synthetic और defined medium. Defined का मतलब होता है जिसके हर ingredient का हमें पता हो, उसका chemically nature पता हो कि और कितनी quantity है उसकी हमें पता हो। ऐसे मीडियम को कहते हैं सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम। और कम्प्लेक्स मीडियम होता है जिसका हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका स्पेसिफिक मेकअप ना पता हो, उनकी क्वांटिटी ना पता हो, उनको हम कम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, एनरिचमेंट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, मिनिमल मीडिया। तो इन सारे मीडियाज़ को अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, व्हाट इज कल्चर मीडियम। मच ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सुटेबल कल्चर मीडिया आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए होता है अगर हमने लैब में स्टडी करना होता है। अब जो मीडियम है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड अस द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो अभी हम पढ़ के आए हैं इससे पहले। जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मीडिया को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं, सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक इज अ मीडियम इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर नॉन। द कंपोनेंट्स ऑफ सच मीडिया आर वेरियस इनऑर्गेनिक साल्ट्स और स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एमिनो एसिड और विटामिन्स। द डिफाइंड मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स whose metabolic needs are known। तो ऐसा जो मीडिया जिसके अंदर हर जो कंपोनेंट है उसका पता हो, उसकी क्वांटिटी पता हो, ऐसे को कहते हैं हम सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम। तो इस टेबल नंबर 1 में डिफाइंड मीडियम ऑल्सो एन एनरिचमेंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस और लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम। तो जो ये हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी ले सकते हैं। लिथो ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहा जाता है इनको। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसका पता है कितना है, क्या देता है वो, नाइट्रोजन सोर्स है। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो ऐसे ऐसे जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनका नेचर हमें पता है। ठीक है, तो ये हमें सारा पता है और क्या देते हैं ये भी पता है, क्यों हम इनको डाल रहे हैं। तो ये जो मीडिया है ये एक डिफाइंड मीडियम का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो माइक्रोब वो एक ऑटोट्रोफ है और लिथो ऑटोट्रोफ है, मतलब कि उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, इसलिए इसकी जो कंपोजिशन है मीडियम की बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। पर ऐसा हर माइक्रोब के केस में नहीं होता।
इसमें ये भी लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी डलेगी जो कार्बन की सोर्स है। एरेट मीडियम इंटरमिटेंटली विद एयर कंटेनिंग 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारा इसका इन्होंने नेचर बता दिया, क्या क्या इसके अंदर डलेगा, कितना डलेगा, पीएच भी बता दिया। इसके बाद आता है अनडिफाइंड बेसल और कम्प्लेक्स मीडिया। तो ज़्यादातर जो मीडिया यूज़ होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए वो हमारा कम्प्लेक्स मीडिया यूज़ होता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका नॉन केमिकल कंपोजिशन होता है, हमें नहीं पता होता, इसलिए उनको यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि उनका जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसके कारण क्या है कि एक अलग अलग कंपाउंड डालने से अच्छा है कि एक चीज़ डाल दी जाए जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल ब्लड की बात करें, ब्लड पहले से ही बहुत कम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स सारा ब्लड के अंदर होता है। तो जो ब्लड है एक पार्ट है, वो एक कम्प्लेक्स मीडिया का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ होते हैं पेप्टोन्स आर प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स। प्रोटीन को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो उनसे जो बनता है उनको पेप्टोन कहते हैं। उसके अलावा मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है ये मीट को बॉयल करके जो इन्फ्यूज़न बनती है उससे, उसको कहते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ऐसे ही यीस्ट से बनाया जाता है। बीफ एक्सट्रैक्ट, तो these are aqueous extracts of lean beef and brewer's yeast respectively. Beef extract contains amino acids, peptides, nucleotides, organic acid, vitamins and mineral. Yeast extract is an excellent source of B vitamins as well as nitrogen and carbon compounds. तो इस तरह से ये जो आपके पेप्टोन्स होंगे या ये मीट एक्सट्रैक्ट हो गए, यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो गए, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं अपने आप में और बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। पर इनका जो नेचर है स्पेसिफिक की वो नहीं पता होता, इसलिए इनको कम्प्लेक्स मीडिया कहा जाता है। 3 कॉमनली यूज कम्प्लेक्स मीडिया आर न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ, मैककॉन्की एगर। तो एगर की बात आ गई है यहाँ पर। तो एगर क्या होता है? इट इज़ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। Agar is a sulfated polymer composed of mainly of D-galactose 3,6 anhydrous L-galactose and D-glucuronic acid। तो ये एक जो सीवीड होता है उससे हम लेते हैं, उससे आता है। तो इसका जो काम होता है, ये मीडिया जो लिक्विड स्टेट में उसको सॉलिडिफाई करने में काम आता है, जेल बना देता है उसका। इन द 1 to 2% के कंपोजिशन पे काम करता है। और agar is well suited as solidifying agent because after it has been melted in boiling water it can be cooled to about 40 to 40 degrees Celsius before hardening and will not melt again until the temperature rises to about 80 to 90 degree Celsius। तो ये अगर एक ऐसी चीज़ है कि इसको जब एक बार मेल्ट कर लिया बॉइलिंग वाटर में डाल के, उसके बाद ये फिर एकदम से हार्डन नहीं होता, थोड़ा इसको टाइम लगता है। और इसको आप किसी भी शेप में, पेट्री प्लेट में, टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं। उसके बाद ये हार्डन हो जाता है और उसकी शेप ले लेता है और मीडिया जो आपका है वो सॉलिड बन जाता है। और उसके बाद मेल्ट ये तब होता है जब इसको दोबारा से 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। एगर इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट हार्डनिंग एजेंट बिकॉज मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डिग्रेड इट। तो माइक्रोब्स इसे खराब नहीं करते ज़्यादातर, इसलिए ये यूज होता है एगर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और यूज। क्या उस मीडिया से क्या काम लेना है, उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई करा जाता है। नंबर 1 इज सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया इज वन दैट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स बट सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ अदर। तो अगर हमें कोई एक माइक्रोब को ही ग्रो कराना है, क्योंकि जब हम किसी एनिमल से या इन्वायरमेंट से हम कल्चर करते हैं माइक्रोब्स को, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कल्चर और मिक्स्ड कल्चर होता है। तो मिक्स्ड कल्चर में से एक स्पेसिफिक एक माइक्रोब को अगर सेपरेट आउट करना है तो उसका एक मेथड होता है कि उसे ऐसे मीडिया में ग्रो कराया जाए कि वो अकेला ही उसमें ग्रो करे, दूसरे माइक्रोब उसके अंदर ग्रो ना करें, इसलिए उसको कहते हैं सिलेक्टिव मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, टू आइडेंटिफाई क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum in food samples suspected of being agent of food poisoning, the antibiotics sulfadiazine and polymyxin sulfate are added to anaerobic culture of Clostridium
स्पीसीज। तो अगर ये एंटीबायोटिक्स मीडियम में बीच में डाल देंगे तो क्या होएगा, बाकी माइक्रोब्स को ये ग्रो नहीं होने देंगे, सिर्फ जो आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है यही ग्रो कर पाएगा उसके अंदर। इस मीडियम को कहते हैं SPS अगार, सल्फर डायजीन पॉलीमिक्सिन सल्फेट एगर। It allows growth of Clostridium botulinum while inhibiting growth of most other Clostridium species। तो ये इसका नाम सेलेक्टिव मीडियम, क्योंकि ये सिलेक्ट कर लेता है किस माइक्रोब को ये ग्रो करने देगा। इसके बाद आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। तो ऐसा ये जो मीडिया होता है, ये जब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक माइक्रोब ग्रो करता है तो उसको ये किसी कलर चेंज से डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है, कि जब कोई स्पेसिफिक माइक्रोब ग्रो करेगा वो कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन कॉज करेगा, उससे क्या होएगा कि कोई स्पेसिफिक कलर चेंज होएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो माइक्रोब बीच में है या नहीं है। SPS agar also serves as differential medium। Colonies of Clostridium botulinum formed on this medium are black because of hydrogen sulfide made by organism from the sulfur containing additives। McConkey agar contains crystal violet and boiled salts which inhibit growth of gram positive bacteria while allowing growth of gram negative bacteria। McConkey agar also contains sugar, lactose plus a pH indicator that turns colonies of lactose fermenters red and leaves colonies of non-fermenter colorless and translucent। तो ये जो मीडिया है इनके अंदर कलर चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा मीडिया है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये मीडिया है, इसके अंदर स्पेसिफिकली इट इज़ यूज UTI agar is a chromogenic medium for differentiation of main microorganism that cause urinary tract infection। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग कलर है इनका माइक्रोब्स का, क्योंकि ये मीडिया ही ऐसा है इसके अंदर यूज़ करा हुआ। तो ये डिफरेंशियल मीडिया हो गया आपका। इसके बाद आता है एनरिचमेंट मीडियम। एन इनरिचमेंट मीडियम कंटेन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स that allow growth of a particular organism that might not otherwise be present in sufficient numbers to allow it to be isolated and identified। तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो आम नहीं उनको आप ग्रो करा सकते, उनको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इनरिचमेंट मीडिया में ग्रो कराया जाता है। तो एनरिचमेंट मीडियम और सेलेक्टिव मीडियम में फ़र्क ये होता है कि ये दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को सप्रेस नहीं करता। ये सिर्फ क्या है कि ऐसे जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है जो माइक्रोब को चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल सैल्मोनेला टाइप के ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी सफिशिएंटली न्यूमरस इन फीकल सैंपल टू अलाउ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। दे आर कल्चर्ड ऑन मीडियम कंटेनिंग ट्रेस एलिमेंट सेलेनियम विच सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सैल्मोनेला टाइफी को अगर हम आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसको हम सेलेनियम वाले मीडिया पे ग्रो कराते हैं, उससे वो आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे मीडियम को कहते हैं एनरिचमेंट मीडियम। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट से नाम ही से पता चल रहा है कि जब हमें किसी सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि स्पेसिमेन लिया, जैसे लेबोरेटरी वाले टेस्ट के सैंपल लेते हैं, उसके बाद उन्होंने उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए दूसरी जगह भेजना होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो समय लगना है उसके अंदर माइक्रोब को बचा रहे, जिंदा रहे, उसके लिए जो मीडिया यूज होता है डेट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट मीडियम आर स्पेशल मीडिया फॉर्मुलेटेड टू प्रिजर्व अ स्पेसिमेन एंड मिनिमाइज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन टू द टाइम इट इज रिसीव्ड एट लेबोरेटरी टू बी प्रोसेस्ड। तो ओवरग्रोथ भी नहीं होने देगा और उसे बचा के भी रखेगा। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड इन द सैंपल, ट्रांसपोर्ट मीडिया मे वेरी। However, in general, transport medium are classified on the basis of physical state as semi-solid and liquid, and also in basis of their utility as bacterial or viral transport media। तो अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, वायरल के लिए अलग होता है। एग्जाम्पल है कैरी एंड ब्लेयर मीडियम, सेमी सॉलिड वाइट कलर ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर फिशेज एंड मे कंटेन सैल्मोनेला, शिगेल्ला, विब्रियो और कैम्पाइलोबैक्टर। तो इनमें यूज होता है एमिस मीडियम विद चारकोल। Charcoal helps eliminate metabolic products of bacterial growth, which may be especially useful in isolation of fastidious, any organism that has complex nutritional requirement। fastidious कहते हैं जिसकी
कम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे माइक्रोब्स को ये उनको आइसोलेट करने में हमें हेल्प करता है। However, it is suggested that some other pathogens like Campylobacter can also survive in such medium। तो ये आपका आ गया ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसके बाद आता है मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया आर दोज दैट कंटेन मिनिमम न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल फॉर कॉलोनी ग्रोथ, जनरली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड आर ऑफन यूज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट टू ग्रो वाइल्ड टाइप माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो वाइल्ड टाइप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो नेचर में पाया जाता है, वाइल्ड में पाया जाता है, और इनकी अपनी कोई ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक होती है, मिनिमम होती है। इस कारण से ये अपने सारे के सारे न्यूट्रिशन को ये खुद बेसिक चीज़ों से बना सकते हैं। तो इनकी अगर आपने स्टडी करनी हो वाइल्ड टाइप की, तो उसके अंदर मिनिमल मीडिया यूज़ होता है। तो इस यहाँ तक हमने इस सारे मीडिया के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अगले में हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया।